दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, इसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी में आज हम लोग कवर करेंगे सेट नंबर 7। सेट नंबर 6 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। इसमें आज हम लोग सोशल साइंस का पोर्शन कवर करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन होंगे कुल 50 क्वेश्चन होंगे। ये जो है 16/10/2024 को एप्लीकेशन पे करवाया गया है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसका पीडीएफ, जिस प्रकार से पीडीएफ अभी आप देख रहे हैं इसी प्रकार से आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको अपना नोट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देख लीजिए, जैसे आप देख रहे हैं उसी प्रकार से आपको पूरा का पूरा पीडीएफ आंसर टिक किया हुआ और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी है वो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो आपको अपना नोट भी नहीं बनाना पड़ेगा। कभी भी रिवीजन करना होगा तो एक बार पीडीएफ निकालना है और 5 से 10 मिनट में आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शासन के निम्नलिखित प्रणालियों में से कौन सा एक गैर संविधानवादी शासन प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आता है यहाँ पे दे दिया, इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, जितना भी पहले से लिखा हुआ वही आपको मिलेगा। जो भी मैं एक्स्ट्रा अभी लिखूँगा वो मैं डिलीट कर दूँगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। तो शासन के निम्नलिखित प्रणालियों में कौन सा एक गैर संवैधानिक, कहने का अर्थ है कि संविधानवादी शासन के अंतर्गत कौन सा आता है। ठीक है, ये कहने का। राजतंत्र देखिए संविधान के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, सैनिक शासन भी संविधान के अंतर्गत नहीं आएगा, तानाशाही भी संविधान के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन विधि का शासन जो है, विधि का शासन, विधियों का संग्रह यानी कानूनों का संग्रह किसको बोलते हैं? संविधान को ही बोलते हैं। तो विधि का जो शासन होगा वो संविधानवादी शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कुलप, कुलप जो है परिवार के मुखिया को बोलते हैं, ये सही है। निपति, निपति जो है ना, प्राचीन काल में जो है संयुक्त परिवार जो होते थे उन्हें निपति कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ यज्ञ में भाग लेने वाली स्त्रियाँ, यही गलत है। और यहाँ पे पूछ रहा था सुमेलित नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है का मतलब है कौन सा गलत है। ठीक है, तो निरुक्ति हो गया संयुक्त परिवार, और यज्ञ में भाग लेने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? विदुषी कहा जाता था। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। बहतू कहा जाता था, कन्या को दिए जाने वाला जो उपहार था उसे बहतू कहा जाता था। देखिए, और इस पीडीएफ से आपको एक फ़ायदा और ये होगा कि इस पीडीएफ में जो भी गलती दिया हुआ रहेगा, मतलब जिस समय टाइप हो रहा है उसमें अगर कुछ गलती हो गया है तो उसे सर ठीक करवा देते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ गलती हो गया था तो सर बोले कि इसको काट के यहाँ पे अमाजू लिख दीजिए, तो हम इसको ठीक कर लिए थे। तो आपको प्रत्येक चीज़ जो है वो साफ साफ सही सही मिलेगा इस पीडीएफ में। तो अमाजू जो है आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत एवं लघु हिमालय के बीच स्थित कश्मीर घाटी में हिमोड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहते हैं? तो इसे देखिए करेवा बोला, क्या बोला जाता है? करेवा बोला जाता है। और करेवा जो है केसर उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मर्ग है। मर्ग जो है घास का मैदान को कहा जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में मर्ग है। पयार जो है घास का मैदान है, जो कि उत्तराखंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा करेवा। नेक्स्ट, भारतीय अल्पसंख्यकों के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने 1956 में कौन से प्रावधान किए हैं? ऑप्शन पर ये, अगर राज्य में 30% जनसंख्या राज्य की प्रमुख भाषा से अलग भाषा प्रयुक्त करते हैं तो इससे दूसरी भाषा में समतुल्य ही समझा जाएगा। जैसे देखिए, समझने के लिए पॉइंट को समझिएगा कि राज्य में जो है 100 व्यक्ति हैं, मानने के लिए 100 व्यक्ति हैं, और 30% से ज़्यादा यानी 30 व्यक्ति से अधिक, 35 व्यक्ति या 40 व्यक्ति, ये सभी जो है, मानिए कि राज्य का भाषा कौन सा है? जैसे बिहार का मानिए तो बिहार का राजभाषा हिंदी है। ठीक है, लेकिन बिहार का अगर दूसरा राजभाषा देखा जाए उर्दू है, तो इसका मतलब ये है कि 30% से अधिक व्यक्ति यानी 100 में से 30 से अधिक व्यक्ति जो है वो उर्दू बोलते हैं। ठीक है, तो यही कहने का अर्थ है, और उसे जो है दूसरी भाषा के अंतर्गत समझा जाएगा। नेक्स्ट है, यदि भाषाई अल्पसंख्यकों की संख्या 15 से 20% हो तो सरकार के सभी नियम, आदेश, कानून आदि उस भाषा में भी प्रस्तुत किए जाएंगे। बिल्कुल सही है। भाषाई अल्पसंख्यकों को यह अधिकार होगा कि वे अपने राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार को अपनी भाषा में कोई आवेदन या प्रस्तुति दे सकता है। बिल्कुल सही है, इनमें से सभी सही है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए भारत पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम शासकों की सही कालानुक्रम सजाइए। ठीक है, सजा देते हैं। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो 712 में आया था। मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में आया था। महमूद गजनबी 1000 ईस्वी में आया था। और उबैदुल्ला जो है 711 ईस्वी में आया था। इसे आप लोग मैच कीजिएगा तो 4 1 3 2 इसका सिस्टमेटिक बनेगा। नेक्स्ट है,
पलाया शब्द से क्या आशा है? तो पलाया शब्द जो है ना, हवाओं यानी वायु के प्रवाह एवं अपर्दन से निर्मित झील को पलाया कहते हैं। क्या बोलते हैं? पलाया बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 15 जो है सामाजिक समानता, कानून के समक्ष समानता, यही गलत है। अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता दिया हुआ है, ना कि कानून के समक्ष समानता। बाकी अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता, ये सही है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता, ये भी सही है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, ये भी सही है। तो अनुच्छेद 15 में क्या दिया हुआ है? सामाजिक समानता। अमृत बाजार पत्रिका जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के वचन हेतु रातों रात बांग्ला से अंग्रेजी समाचार पत्र में बदल गई कि संपादक कौन थे? तो ऑप्शन पढ़ के मैं बता दूंगा कौन से संपादक थे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, ठीक है। तो 1878 में पहले ये जान लीजिए किसका शासनकाल था। तो शासनकाल जो है लॉर्ड लिटन का था 1876 से लेके 1880 तक। फिर 1880 से 1884 तक था लॉर्ड रिपन का। और ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन लाया था, इसको लॉर्ड रिपन जो है वो निरस्त कर दिए थे, ठीक है। चलिए आगे आप बताते हैं कि कौन थे अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक। देखिए, अमृत बाजार पत्रिका के मेनली रूप से संस्थापक थे मोतीलाल घोष। कौन थे? मोतीलाल घोष। लेकिन जब मोतीलाल घोष उस चीज़ को छोड़ते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, तब उसका पदभार संभालते हैं शिशिर कुमार घोष। तो इसका आंसर जो है, अगर आपको प्रथम पूछा जाए कि पहले कौन थे, तो आप मोतीलाल घोष मारिएगा। अगर नॉर्मली पूछा जाता है फिर भी आप मोतीलाल घोष ही मारिएगा। लेकिन ऐसे आंसर देखा जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, शिशिर कुमार घोष हर जगह देता है, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। और इसे आपको ऑप्शन में दोनों ऑप्शन कभी भी नहीं देगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वी तटीय मैदान का भाग नहीं है? तो कोंकण तट जो है पूर्वी तटीय मैदान का भाग नहीं है, इसे आप समझ लीजिए। एक मैप में लगा रखा हूँ आज, हाँ मैप देख रहे हैं इधर। ये जो गुजरात का क्षेत्र है, ये जो गुजरात का क्षेत्र है, ठीक है, इसमें थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ये जो गुजरात का क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं, तो गुजरात का क्षेत्र जो है ये हो गया काठियावाड़ क्षेत्र। क्या हो गया? काठियावाड़ तट हो गया, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं गोवा, और ये महाराष्ट्र का जो क्षेत्र देख रहे हैं ये हो गया आपका कोंकण तट। और ये कर्नाटक का क्षेत्र हो गया कन्नड़ तट। और केरल का जो तट हो गया ये हो गया मालाबार तट। इधर आ जाइएगा, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट। फिर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का कुछ क्षेत्र लीजिएगा, उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। और उड़ीसा का क्षेत्र जो है उसको बोलते हैं उत्कल तट, ठीक है। तो कोंकण तट किस क्षेत्र में आ रहा है? कोंकण तट देख लीजिए, याद रहा है पश्चिमी भाग में। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है। तो पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा कौन सा नहीं है? कोंकण तट, ठीक है। नेक्स्ट, स्वामी हरिदास के शिष्य बैजू बावरा का संबंध किस शास्त्रीय संगीत से है? तो बैजू बावरा का जो संबंध है वो है आपको ध्रुपद संगीत से। किससे है? ध्रुपद संगीत से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में पेश किए हुए विश्वास प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। हाँ बिल्कुल सही है, अगर ये पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाएगी। नेक्स्ट है, विपक्षी सदस्य द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित होने में सरकार गिर जाए। हाँ, अविश्वास प्रस्ताव भी अगर पारित हो जाती है तो सरकार जो है वो गिर जाएगी। दोनों सही है। विपक्षी सदस्य द्वारा लाया गया निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सरकार गिर जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। निंदा प्रस्ताव से सरकार पे कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन निंदा प्रस्ताव अगर लाती है सरकार तो इसे जो है अपना विश्वास यानी बहुमत जो है वो पारित करवाना पड़ेगा। यानी विश्वास प्रस्ताव उसको पेश करके अपना पारित करवाना पड़ेगा कि हम बहुमत लायक हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सरकार के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है, अन्यथा सरकार गिर जाएगी। हाँ ये भी सही है। तो 1, 2, 4 इसमें सही है। संगम महाकाव्य शिल्पाधिकारम के रचनाकार इलांगो आदिगल किस प्रसिद्ध चेर शासक के भाई थे? तो सेन गुटबन के भाई थे। कौन? इलांगो आदिगल। और इनका महाकाव्य कौन सा है? शिल्पाधिकारम। एकमात्र प्रायद्वीपीय नदी कौन सा है जो हिमालयी नदियों की तरह एक सतानीरा नदी है? सतानीरा नदी कहने का अर्थ है, सतानीरा नदी कहने का अर्थ है जो 12 महीना यानी 12 मास बहती है। जैसे गंगा हो गया, हिमालय से बहने वाली जो अधिकतर नदियाँ हैं वो 12 महीना बहती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन सा ऐसा नदी है? तो मात्र एक नदी है जिसे कावेरी बोलते हैं। कावेरी जो है 12 माह बहती रहती है और इसका उद्गम जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुई है। कहाँ से हुई है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। अब ये बताइएगा मुझे कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो है किस राज्य में? कमेंट में बताइएगा। मूल अधिकार के कौन से अनुच्छेद नागरिकों को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन एवं धार्मिक संस्थाओं के स्थापना की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 26। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां
किस विजय अभियान के दौरान मारा गया था? तो ये रणथंभौर अभियान के दौरान 1301 में हुआ था रणथंभौर अभियान, और इसी दौरान जो है नुसरत खां मारा गया था। ठीक है, और ये जान लीजिए अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल है 1296 से लेकर 1316। गुजरात अभियान हुआ था 1298 से 1299। चित्तौड़ अभियान हुआ था 1303 में, और मालवा विजय हुआ था 1305 में। नांदूर मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये आता है मूल कर्तव्य के अंतर्गत। आप कहिएगा कहाँ पे आता है मूल कर्तव्य? मैंने तो कभी देखा नहीं। मूल कर्तव्य को जब आप पढ़िएगा, मूल कर्तव्य कुल 11 दिए गए, 11 में से जब आप 5वां पॉइंट पढ़िएगा तो 5वां पॉइंट में यही पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, बहावी आंदोलन का दमन किस वायसराय के शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम के शासन काल में हुआ था बहावी आंदोलन का दमन। बहावी आंदोलन जो 1830 से 1863 तक चला था, और इसके नेतृत्व करता थे सैयद अहमद राय बरेलवी, और इसका प्रमुख केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था पटना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से युग सुमेलित नहीं है? तो दुग्ध धारा जो है गोदावरी नदी पर नहीं है, दुग्ध धारा जो है वो है नर्मदा नदी पर। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। तो 2 और 3 इसमें सही है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक के चेहरे पर हरा, लाल, पीला, काला रंग लगाया जाता है? तो वो है कथकली। और कथकली किस राज्य का नृत्य है? केरल का। सत्रिया किस राज्य का है? असम का है। मोहिनीअट्टम केरल का है, और भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। वंशानुगत के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की कौन सी शर्तें हैं? तो ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश से बाहर हुआ और उनके पिता भारतीय नागरिक हों, ये सही है। 10 दिसंबर 1992 के बाद देश से बाहर जन्म लेने वाले व्यक्ति का माता अथवा पिता में कोई भी एक भारत का नागरिक हो, ये भी सही है। ए और बी दोनों हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पॉइंट कुछ गलत था, तो सर बोले कि इसे हटा लीजिएगा, यानी इसको काट दीजिएगा। तो मैंने इसे कलर कर दिया जिससे आपको पता न चले, गलत पॉइंट आप नहीं पढ़ें इसलिए। ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा औसत्य है? कौन सा औसत्य है, इसे ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक कालीन आर्य की सभ्यता नगरीय थी, यही गलत हो गया। ऋग्वैदिक कालीन आर्य की सभ्यता क्या थी? ग्रामीण थी, और सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय थी। तो ये क्या थी? ग्रामीण। ठीक है, और ये क्या है? ये हो जाएगा नगरीय। ये गलत हो गया। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित हो गए थे, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता में उत्खनन से लोहे का साक्ष्य नहीं मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोहे का साक्ष्य मिला है, लेकिन ये लोग परिचित नहीं थे। लोहे का साक्ष्य तो मिला है, लेकिन ये लोग परिचित नहीं थे, इसलिए ये भी गलत हो गया। ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है। सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, घोड़े को सिंधु घाटी के लोग जानते थे, तब तो सुरकोतदा से घोड़े का साक्ष्य मिला है, ये भी गलत हो गया। तो इनमें से सभी गलत है। ठीक है, इनमें से क्या बोल रहा था, कौन सा औसत है? तो सब का सब औसत है। उत्तर भारत के समान दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा से निकटता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदावधि से संबंधित कोई निश्चित कार्यकाल नहीं बताया गया है। ये पॉइंट जो है बिल्कुल सही है। आप कहिएगा निश्चित कार्यकाल कैसे नहीं बताया गया है? कार्यकाल का मतलब होता है कि कार्यकाल का मतलब होता है कि उनका वो जो बनेंगे, या तो न्यायाधीश वो बनेंगे 5 साल के लिए, या तो 6 साल के लिए, या तो 10 साल के लिए। ऐसा कहीं भी लिखा हुआ संविधान में नहीं है। हाँ, ये लिखा हुआ है कि वो मैक्सिमम उनकी उम्र जो है 65 साल होनी चाहिए, उनकी उम्र जो है 62 होनी चाहिए, 62 साल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीश हैं वो जो है अधिकतम 65 साल तक उनकी उम्र होनी चाहिए, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं तो उनकी उम्र अधिकतम जो है 62 साल होनी चाहिए। ये बताया गया है, ना कि कार्यकाल बताया गया है, इसलिए ये पॉइंट जो है सही है। संविधान का अनुच्छेद 217 में यह उपबंध है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तब अपना पद धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष का नहीं हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। किस मुगल बादशाह ने प्रजा के चरित्र पर निगरानी और उनके कार्यों को देखने के लिए मुहस्सिब नामक अधिकारी का नियुक्ति किया था? तो औरंगजेब।
संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, ये वर्णन है। अनुच्छेद 55 में चुनाव प्रणाली का वर्णन है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित वर्णन है। नेक्स्ट है तुलिसीता रोग जो है मक्का फसल का रोग है। किसका है? मक्का फसल का तुलिसीता रोग। डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के तहत विलय किए गए किस राज्य को बाद में ब्रिटिश प्रशासन का लाहौना पड़ा, यानी लौटाना पड़ा? लाहौना हटा दीजिए, यहाँ लिख लीजिए आप लोग लौटाना पड़ा। क्या करना पड़ा? लौटाना पड़ा। ठीक है, ठीक है। तो वो एक राज्य था करौली, करौली था जिसे जो है ब्रिटिश सरकार यानी डलहौजी जो व्यापक सिद्धांत के अनुसार मिला लिया था और उसे जो है लौटाना पड़ गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सही है। और भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बन गया है, महाराष्ट्र अब नहीं है। नेक्स्ट है, तो इसमें केवल एक सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में, लेकिन भीमबेटका गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 365 में क्या किससे संबंधित है? अनुच्छेद 365 जो है वो किससे संबंधित है? तो ये देख लीजिए। तो अनुच्छेद 365 संबंधित है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से। आप कहिएगा राष्ट्रपति शासन से संबंधित तो हम सिर्फ 356 पढ़े हैं, लेकिन 365 भी राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। कब, किस परिस्थिति में, ये जान लीजिए। जब केंद्र सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिया जाएगा राज्य सरकार को और राज्य सरकार जो है उस दिशा निर्देश को नहीं मानता है, तो केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। यही हो जाएगा आंसर। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन अनुच्छेद 358 में है और 359 में है। 358 के तहत अनुच्छेद 19 जो है वो निलंबित हो जाएगा और 359 के तहत अनुच्छेद 20-21 के अलावा अन्य अनुच्छेद जो है वो निलंबित हो जाएगा। समान आपातकाल अनुच्छेद 352 में वर्णित है। नानाघाट अभिलेख जिसमें भूमिदान का प्रथम प्रमाण मिलता है उसका संबंध जो है आंध्र सातवाहन वंश से है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है का मतलब है कौन सा गलत है? अंडमान निकोबार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर कहलाता है, बिल्कुल सही है। साल, सागवान, शीशम जैसे वृक्ष आर्द्र पतझड़ी वनों में पाया जाता है, ये भी सही है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले वनों को सोलास वन कहते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है खैर वृक्ष तथा तेंदु वृक्ष आर्द्र सदाबहार वनस्पति के वृक्ष होते हैं, गलत है। आर्द्र सदाबहार नहीं, शुष्क पर्णपाती वनस्पति के वृक्ष होते हैं खैर वृक्ष और तेंदु वृक्ष। तेंदु वृक्ष के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो बीड़ी बनाया जाता है बीड़ी, तो वो तेंदु वृक्ष के पत्ते से ही बनाया जाता है। और खैर के वृक्ष से कत्था, पान में जो कत्था खाया जाता है, कत्था बनाया जाता है खैर वृक्ष से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक, कर देते हैं व्यवस्थित। आर के नारायण का कार्यकाल है 1997 से 2002, बीबी गिरी का है 1969 से 74, जाकिर हुसैन का 1967 से 69, आर वेंकटरमन 87 से 92 और प्रणब मुखर्जी 12 से 17। इसे जब आप मैच कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के संबंध में यह मान्यता है कि इसकी रचना स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किया है? तो फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक है जिसकी मान्यता है कि इसकी रचना जो है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया है। सौर कलंक की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो आपको पता होगा कि संविधान सभा की जब बैठक हुई थी, संविधान सभा का वाचन ओनली 3 वाचन हुआ था, सिर्फ 3 वाचन हुआ था। इसमें प्रथम वाचन है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, द्वितीय वाचन है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 और तृतीय वाचन है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। चतुर्थ वाचन हुआ ही नहीं था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। 1928 में स्थापित ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा जुड़े नहीं थे? तो मोतीलाल नेहरू जो है इसमें नहीं जुड़े हुए थे। बाकी सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी जो ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग में जुड़े हुए थे। ईंट बनाने में हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में। और मुझे कमेंट में बताइएगा एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है। उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? 2 वर्षों के लिए। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। द्वैध शासन, रॉबर्ट क्लाइव, सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी
और इनमें से जो है सभी सही है। कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के तट पर है? सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है मॉन्ट्रियल शहर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर सत्र न्यायालय जिला न्यायालय अपराधी को मृत्यु दंड देता है तो बिना उच्च न्यायालय की पुष्टि किए बिना अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। सत्र न्यायालय से मृत्युदंड पाए अपराधी की अपील उच्च न्यायालय तभी सुनी जाएगी जब अपराधी उच्च न्यायालय में अपील करेगा। नहीं, जब अपराधी जो है उच्च न्यायालय में अपील करे। हाँ सही है, जब अपराधी उच्च न्यायालय में अगर अपील करता है तब जो है इसे तब ही सुनी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सत्र न्यायालय अगर मृत्यु दंड दे देता है तो उच्च न्यायालय खुद ब खुद उस पर सुनवाई करेगा। तो 1 और 2 दोनों सही होना चाहिए इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? साइमन कमीशन 1927 सही है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। 1928 में भारत आया था। 3 फरवरी 1928 को ध्यान रखिएगा भारत आया था। ठीक है। सांप्रदायिक पंचाट जो है 1931 नहीं होगा। सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 हो जाएगा। क्रिप्स मिशन 1942। और क्रिप्स मिशन अगर आपसे पूछा जाए कब एग्जैक्ट डेट तो 23 मार्च याद रखिएगा। ठीक है। कैबिनेट मिशन हो गया 1946। इसमें भी एग्जैक्ट डेट अगर पूछा जाए तो आप याद रखिएगा 24 मार्च। ठीक है। नोमपेन किस देश की प्रशासनिक राजधानी है? तो नोमपेन जो है कंबोडिया की राजधानी है। बहरीन की राजधानी मनामा है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। कतर की राजधानी दोहा है। विश्वविद्यालय से स्नातक करने के कितने वर्ष बाद कोई व्यक्ति विधान परिषद सदस्य के निर्वाचन में भाग ले सकता है? 3 वर्ष बाद। महाराष्ट्र में 1870 में पुणे सार्वजनिक सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो महादेव गोविंद रानडे। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो गहरे महासागरीय मैदान जो है इसका सबसे विस्तृत भाग है, जो कि पूरे 100% में से 75.9% यही है। नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में। नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। सेट यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही डेली आपको एक सेट प्रोवाइड में करवाता रहूँगा। ठीक है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम पे आके आप मुझे एक बार मैसेज कीजिएगा, भैया मुझे क्लास 7 या क्लास 6 का PDF चाहिए। जो भी चाहिए वो आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा। ठीक है। आपको सेंड कर दूँगा या ग्रुप में सेंड कर दूँगा तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।